नमस्कार दोस्तों। आज है हमारी पहली क्लास 2019 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनमें से सबसे पहले हमने कठिन प्रश्नों को चुना है जो कि आपको दिक्कत कर सकते हैं। ज्यादा बात न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर है 8 मित्र ABCDEFGH एक गोल मेज के परितः मतलब 8 फ्रेंड्स हैं ABCDEFGH वो एक राउंड टेबल के चारों ओर टुवर्ड्स द सेंटर मतलब केंद्र की तरफ मुख करके वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं। देखिए ऐसे अब ये राउंड टेबल है। सबसे पहले आपको 8 लोगों को बिठाना है तो हमेशा इस तरीके से बिठाएं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये 8 लोग बैठ गए। अब ABCDEFGH उनके नाम दिए हैं और जी दक्षिण पूर्व में बैठा हुआ है। देखिए डी दक्षिण पूर्व में तो देखिए डी दक्षिण पूर्व में तो ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है? ये वाली। तो यदि मान के चलो हम ऐसे डायरेक्शन माने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरीके से। तो देखिए ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पर डी के सर बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर दक्षिण पूरब में बैठा हुआ है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसमें और बराबर दूरी पर बैठे हुए मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से बैठे हुए हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। अब आपको समझ ही गए होंगे। मैं ये मान के चलता हूं यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबका बेसिक अच्छे से क्लियर है, वो प्रैक्टिस करने के लिए आए। तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से बैठे हुए हैं और जी दक्षिण पूर्व में बैठा है। जैसे मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये कौन सा एरिया हो गया? दक्षिण पूर्व हो गया, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट हो गया। और उस व्यक्ति का और उसके बैठने की दिशा में कौन सा पेयर जो है, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कैसे बैठे हुए? तो हमको ऐसे बैठाना है कि वामावर्त ABCDEF जैसे बैठाना है कि जी इसी नंबर पे आते। देखते हैं ऐसे आ रहा है क्या? ABCDEFG मतलब ये क्रम हमारा क्या हो गया? गलत, क्योंकि जी इधर आना चाहिए। तो इनको हम मिटा देते हैं और फिर से देखते हैं यहां से ABCDEFG। देखिए ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब हमने तो पता कर लिया कि ABCDEFG और यहां पर क्या आ जाएगा? आपका बचा हुआ है H, तो H आ जाएगा यहां पर। तो हम देखेंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, वो कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने बिठाया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बिठाना था और जी पहले से ही उसने पोजीशन फिक्स कर रखी थी कि दक्षिण पूर्व में बैठा था, बिठा दिया। अब हमें इस तरीके से बिठाना था कि जी बिल्कुल दक्षिण पूरब में आ जाए। तो देखिए और बिल्कुल अपने यथास्थान पे आ जाए। तो दक्षिण पूरब में भी आ गया और सारे लोग भी बैठ गए। और एंटी क्लॉकवाइज बिठाएं। क्लॉकवाइज होता तो कैसे बिठाते? ABCDEFG इस तरीके से। तो लेकिन पूछ क्या रहा है? एंटी क्लॉकवाइज बिठाने का कह रहा है। अब बोल रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो H पश्चिम, H वेस्ट दिशा में बैठा है क्या? नहीं। किस दिशा में बैठा है? देखिए पूरब दिशा में बैठा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये वाला पहला ऑप्शन सही नहीं है। H पश्चिम दिशा में नहीं बैठा हुआ, किसमें दे रहा? पूरब में। B उत्तर में है क्या? सही बात है, B तो उत्तर में। C उत्तर पश्चिम में। देखिए C तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जो उत्तर पश्चिम तो जो बीच में C उत्तर पश्चिम में, मतलब ये वाला तो सही है ऑप्शन। E दक्षिण पश्चिम में बैठा हुआ है, मतलब साउथ वेस्ट में बैठा हुआ है। तो ये वाला भी सही है। केवल क्या कौन सा युग्म सही नहीं है? वो पूछ रहा है विच पेयर इज नॉट करेक्ट। तो H पश्चिम में बैठा है क्या? नहीं। H कहां पे बैठा हुआ है? पूरब में। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि H पश्चिम में नहीं पूरब में बैठा हुआ है। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन H। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए जोया बैंक से बाहर निकली और 14 मीटर उत्तर की ओर चली। देखिए जोया बैंक से सबसे पहले आप कुछ भी ले ले, घर से निकली। ये देखिए पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। आपको पता है लेफ्ट मुड़ी या ना बाएं मुड़ी मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, और दाएं मुड़ी मतलब घड़ी की दिशा। मतलब विपरीत मुड़ी मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी, लेफ्ट मुड़ी मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मुड़ी मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ी। जोया बैंक से बाहर निकली और 14 मीटर उत्तर की ओर चली। देखिए 14 मीटर उत्तर की ओर चली। बैंक हो, घर हो, ऑफिस हो, सभी को आपको यहां पर मानना है। तो उत्तर में कितनी चली? वो 14 मीटर चली। देखिए साफ दिखाई दे रहा है 14 मीटर चली।
उसके बाद वह बाएं मुड़ी और 20 मीटर चली। देखिए बाएं मुड़ी और 20 मीटर चली, ठीक है। लेफ्ट मुड़ गई बाएं तरफ, बाएं तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में 20 मीटर चली। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ी और 36 मीटर चली। अब 36 मीटर आप कैसे चलाएंगे इसको, कैसे पता चलेगा 36 मीटर इधर तक ले जाएगा या इस वाली लाइन के आगे निकल जाएगा? तो 14 मीटर तो ये हो गया, 14 मीटर, क्योंकि बराबर है 14 और 14 मीटर ये हो गया। उसके बाद 36 मीटर चलाना है तो कितना और चलना है? अभी तो 14 मीटर चली, 22 मीटर और चला दूं तो टोटल जी कितने चल जाएगी? 14 और 22 कितनी चल जाएगी? 36 मीटर चल जाएगी। सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार वह फिर बाईं मुड़ी और 65 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी, फिर मतलब इधर ही घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरीके से मुड़ती जा रही है और 65 मीटर चली। तो कैसे पता चलेगा 65 मीटर कहां चलाना है? तो सामने वाली लाइन को देखेंगे तो 20 मीटर तो ये चल गई और अब 45 मीटर और आगे चल जाएगी यहां से यहां तक। तो अब जो टोटल कितनी चल गई? 65 मीटर चल गई। तो उसे बैंक की पूरब दिशा में, मतलब बैंक के ईस्ट में दिशा में 45 मीटर की दूरी पर स्थित, तो 45 मीटर की दूरी मतलब इतना ही, इतना 45 मीटर की दूरी पर स्थित बैंक की, ये बैंक था और बैंक की कहां अपन पूर्व दिशा में जा रहे हैं, 45 मीटर की दूरी पर स्थित मतलब 45 मीटर ये हो गया। अस्पताल पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? वो कहां पर आ गई है? अब यहां पर आ गई है। तो अब उसको कहां पे चलना पड़ेगा? अस्पताल पहुंचने के लिए, ये अस्पताल है आपका, कितना चलना पड़ेगा उसको? सबसे पहले तो उसको कहां चलना पड़ेगा? देखिए उत्तर दिशा में चलना पड़ेगा। और कितना चलना पड़ेगा ये कैसे पता चलेगा? ये वाली डिस्टेंस पता, बस इतना चल गई तो वो पहुंच गई अस्पताल। तो ये वाली दूरी कितनी है? यहाँ से साफ दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक की 14 थी और यहाँ से यहाँ तक की 22 थी। तो ये 22 है तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी? 22। अभी भी तो हम यही करते आ रहे थे, 14 यहाँ से 36 लेना तो 14 इतना और 22 इतना। होपफुली आप समझ गए होंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और देखिए प्रैक्टिस होती तो सटासट प्रश्न का आंसर आ जाता। ये आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 4 विद्यार्थी हैं PQRS, तो तुरंत आपकी कॉपी में PQRS बन जाने चाहिए। और ने अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन में एक लैंग्वेज सीखी है। P और R ने स्पेनिश नहीं सीखी। वो क्या बोला है? P और R ने क्या नहीं सीखी? स्पेनिश। तो यहाँ पर हम स्पेनिश लिख करके काट देंगे, यहां पर भी स्पेनिश लिख करके काट देंगे, ठीक है। और एस ने फ्रेंच सीखी, तो एस ने फ्रेंच सीखी तो अब फ्रेंच का तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, बस फ्रेंच तो सीख ही लिया एच ने। पी ने जर्मन नहीं सीखी, देखिए पी ने स्पेनिश तो पहले ही नहीं सीखी थी और अब क्या नहीं सीखी? जर्मन नहीं सीखी। अब लोग कितने हैं? 4, और 4 ही लैंग्वेज बची है, जिसमें से फ्रेंच तो एस सीख चुका है और पी ने स्पेनिश और जर्मन नहीं सीखी, तो उसने क्या सीखी होगी? इंग्लिश सीखी होगी। क्या सीखी होगी? अंग्रेजी। और पूछ कर आपसे तो अंग्रेजी किसने सीखी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पी। देखिए ये क्या कठिन सवाल था, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। सीधा करना था PQRS, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप लैंग्वेज लिख सकते थे। एस को, जे को जर्मन से और इंग्लिश को ई से आप दर्शा लेते और फ्रेंच को एफ से दर्शा लेते। बस शॉर्टकट, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। बस पी ने ये नहीं सीखी थी तो आप एस बना लेते, जे बना, दोनों को क्रॉस कर देते। और फ्रेंच ऑलरेडी एस सीख ही चुका था और पी ने स्पेनिश और जर्मन सीखी नहीं थी, तो 3, एक तो चली गई लैंग्वेज, 2 इसने सीखी नहीं थी, तो इसने सीखी क्या होगी? एक ही लैंग्वेज बची, अंग्रेजी सीखी होगी। अंग्रेजी क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपके यहाँ पर 3 प्रश्न बड़ी जल्दी से कंप्लीट हो गए। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं 5 मित्र। देखिए मैंने बताया था 5 मित्र, सबसे पहले आप गोला बना लें और 5 लोगों को बैठा ही दें। जब भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का प्रश्न है तुरंत सटासट काम होना है। KLMNO, 5 लोग बैठे हैं, एन के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है। एन मतलब जस्ट टू द राइट ऑफ के। अब देखिए बाएं दाएं, अब सबसे पहले बाएं दाएं पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि वो बैठे किस तरीके से हैं। वो किसकी तरफ मुख करके बैठे? केंद्र की तरफ मुख करके। देखिए ये, और जब भी टुवर्ड्स द सेंटर बैठे हो तो इस तरफ जाएंगे तो क्या आएगा आपका? दाया। और ऐसे आएंगे मतलब इस तरफ आएंगे तो क्या आएगा? बाया। आप खुद ही सोचिए, आप टेबल पे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जब आपका मुंह इधर बिंदु की तरफ है तो आपका दाया आप किस तरफ होगा? इस तरफ। इसका दाया किस? इस तरफ। तो पूरा दाया यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर और बाया मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्लॉकवाइज। देखिए इसका बाया हाथ, आप खुद सोचिए, आप टेबल की केंद्र की तरफ मुंह देख रहे हैं, मान के चलो इस तरीके से, तो आपका बाया किस तरफ होगा? आपका बाया हाथ इधर आएगा। इसका, इस लड़के का मान के चलो ये हाथ है 2, तो उसका दाया किस तरफ? इस तरफ। और बाया किस तरफ है? इस तरफ। अब आप प्रश्न शुरू कर दीजिए। एन के ठीक दाई ओर पड़ोस में है,
तो एन के मतलब के यहाँ पे हो गया और एन उसके क्या हो गया, ठीक दाईं ओर। देखिए आप ध्यान से, दाईं ओर हो गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज, के दाईं ओर पड़ोस में है, एल एम के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है। मैंने हमेशा से एक ट्रिक बताई है, इसमें बड़ी शानदार ट्रिक है, एक क्लासिक ट्रिक है, एकदम बेहतरीन ट्रिक है कि जब तक जो चीजों का मेंशन मतलब जिक्र प्रश्न में पहले हो गया हो, हमें यही देखना है कि उनका आगे जिक्र और कहां पर है। मतलब अभी प्रश्न में किसका जिक्र हुआ, एन और के का, तो अब हम बीच की लाइनों को छोड़ देंगे, उसको बाद में देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे इनका जिक्र और कहां पे हुआ है। अब देखिए आप एन और के में से एल एम के ठीक बाईं ओर पड़ोस में इसमें नहीं हुआ। अब देखिए फिर से हो गया, एन एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मतलब एन एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एन का जिक्र आ गया। अब इसको बनाएंगे तो एम के कहां पे, दाईं ओर दूसरा, दाएं दूसरा मतलब एक छोड़ करके दूसरा, दाएं मतलब ठीक दाएं मतलब के, और दाएं से दूसरा मतलब एन, एक दो, और दाएं से तीसरा मतलब एक दो तीन, बाएं से दूसरा मतलब एक दो ये दूसरा, और बाएं से तीसरा मतलब एक दो तीन ये तीसरा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका एम। अब देखिए प्रश्न की लैंग्वेज सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। एम इज टू द सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एन, ठीक है ना। एम एन एम के दाईं ओर दूसरा है, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, दाईं ओर दूसरा है। और अब जो बचा हुआ है, एल एम के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, एल एम के ठीक बाईं ओर, मतलब एम का बायां किस तरफ है, इस तरफ, क्योंकि एम ऐसे बैठा है, तो बायां किस तरफ, इस तरफ, यानी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका एम हो गया, सॉरी एल ये हो गया। अब बचा क्या है आपका ओ, क्योंकि चार तो बैठ ही गए। अब आपसे पूछ रहा है ओ कहां बैठा है, एन और एम के बीच बैठा है क्या, ओ नहीं बैठा, क्योंकि एन और एल के बीच में बैठा है, या एन बस एन और एल के बीच में बैठा है। तो एन और एल के बीच में ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप एन व एल के मध्य इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको तुरंत बनाना है, और एक प्रश्न याद रखना कि जो जिक्र हो चुका है उसी का देखना है कि आगे जिक्र कहां है, और जो बचा हुआ है उसका बाद में यूज करेंगे, चुटकियों में आपका आंसर आएगा। तो ये समय बचाती हैं, ये कठिन प्रश्नों को देख करके, कठिन जो प्रश्न होते हैं उन पे हमें थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्साहित करती हैं। अब आप देखिए 63 अगला क्वेश्चन है, डी 7 बी 9 ए 4 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वो सबसे पहले सॉल्व करना है हमें, बाद बाकी कोई और ऑपरेशन। 24 सी और 264 डी 88, 264 डी 88। देखिए एक किसका जोड़ को कह रहा है, ए का मतलब एडिशन, बी का मतलब गुणा, सी का मतलब घटाना, डी का मतलब भाग। तो बस रखते चलो सीधा सीधा। डी का मतलब क्या कह रहा है, वो भाग है, तो डी भागित 7। बी का मतलब क्या है, गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो गुणा 9। ए का मतलब क्या है, जोड़, तो 9 + 4। फिर ए का मतलब क्या है, जोड़, तो +24। ठीक है, फिर सी का मतलब क्या है, घटाना, तो जी सी। फिर 264, और डी का मतलब क्या है आपका, भाग है, और जो ब्रैकेट भी लगा हुआ है इसमें 88। अब देखिए आप ध्यान से कि ये क्या है, 63 में आप सबसे पहले किसकी इसमें भाग दे लेंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा, 7 9 63, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना चाहिए कायदे से, लेकिन यदि भाग है तो आप भाग को सोल्व करें, फिर ब्रैकेट को। तो यहाँ पे इन दोनों का आंसर कितना आ गया, 9। और देखिए 9 और 4 कितने होते हैं, 13 + 24 माइनस। अब आपको इसमें भाग देना है। अब देखिए इसके आंसर जो है पूर्ण संख्या में दिए हुए हैं, इसका मतलब ये कि 88 का भाग 264 में चला जाएगा। अब यदि आप भाग देखने बैठ गए तो आप फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको बस ये देखना है कि 88 का जब मैं पहाड़ा पढ़ूंगा तो उसके यूनिट डिजिट कितनी है, 8। मैंने शुरू से बताया है। तो आपको देखना है कि कौन से अपन आगे जाते हैं, 8 का गुणा करते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 की टेबल पढ़ेंगे, तो 4 किसकी यूनिट है जा रहा है, 8 का मान 8 दूनी 16 नहीं आ रहा, 8 3 24, मतलब 3 बार। तो मतलब 3 बार भाग चला जाएगा, आप करके देख लेना। क्योंकि 8 3 24 में यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 4, और हम भाग किस में दे रहे हैं, 264 में, जिसकी यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना है, 4। तो ऐसे देख लेते हैं हम। जैसे कि मान के चलो हमें कोई भी चीज देखनी होती है, कोई किसी भी भाग को हमको देखना होता है, मान के चलो कोई भी एक प्रश्न आप ले सकते हैं, जैसे कि 144 ही ले लेते हैं हम। तो 12 से हम भाग देंगे इसमें,
तो हमें पता है कि ये कट जाता है। कैसे ये तो आपको पता है। चलो इसमें कैसे पता चल रहा था, क्योंकि आंसर पूर्ण संख्या दी हुई थी। पूर्ण संख्या मतलब दशमलव में तो नहीं आएगा, भाग देंगे तो मतलब पूरा कटेगा। तो 12 से 2 दूनी 4, एक तो 2 से गुणा करने पे आता है, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 4, लेकिन 12 दूनी तो 24 नहीं कट रहा। फिर 3 12 3 36, इकाई का अंक 6, 12 चौक 48, इकाई का अंक 8। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, 12 का 12 से गुणा ही होगा, 2 दूनी 4। देखिए हमेशा यूनिट डिजिट ही आएगी। आप किसी भी चीज में भाग दे करके देख लीजिए, हमेशा यूनिट डिजिट आएगी। अब आप देख रहे हैं 88 में 264 से भाग, तो मेरे कैसे पता किया कि 8 3 24, मतलब 80 से भाग देंगे तो 8 3 24, मतलब 240 तो वैसे ही आ रहा है। हम भाग दे रहे हैं 88 से और 264 में, तो ऑब्वियसली बात है 3 बार ये चला जाएगा। 13 नंबर 117 प्लस 24 में से 3 घटाए 21, और ये 8 और 11 और 2 13, 138। इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं थी, आप इतना समझ जाइए प्रैक्टिस के साथ। इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस से किसी प्रश्न को सोल्व करते हैं तो बड़ी आसानी से वो हो जाता है। अब हम आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। n इज ग्रेटर देन h इज ग्रेटर देन q इज इक्वल टू x, और क्या कह रहा है वो, और कह रहा है h इज इक्वल टू f इज इक्वल टू c स्मॉलर देन t। तो मेरे को से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जब इस प्रकार के प्रश्न आता है तो हम बताते हैं इनको अपने मन से पैसे दे दो। ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का, मतलब n बड़ा है s से, और जो पूछ जिसकी तरफ होती है वो छोटा होता है। ये नोक जो पिन पॉइंट है उसकी तरफ होता है वो छोटा होता है, जिसकी तरफ खुला मुंह होता है वो बड़ा होता है। तो मैंने मान के चलो h को n को नंबर दे दिए 10, तो h को कितने दूंगा मैं, मान के चलो 1 छोड़ के दे दो 8। फिर q को कितने दूंगा 6, लेकिन q बराबर किसके, x के, तो x का मान भी क्या हो गया 6। h किसके बराबर है, f के बराबर है, तो h का नंबर कितना था 8, तो मैंने f को भी 8 दे दिया। c तो मुझे पता नहीं है, लेकिन c इक्वल टू f के, तो इसका भी 8, और t छोटा ही है, तो t को अपन कितना नंबर दे सकते हैं, यहाँ पर 7 दे सकते हैं। देखिए ध्यान से। अब आपसे बोल रहा है 4 ऑप्शन, h छोटा है t से, q छोटा है c से, n बड़ा है x से, और c छोटा है x से। तो अब देखते हैं 10 h की जगह देखें 8 छोटा है t से। क्या 8 छोटा है t से, क्या ये बात सही है, गलत बात है। तो विकल्प सही नहीं है, सही नहीं है। तो 8 देखिए h छोटा है t से, तो हम देख, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई है मुझसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बड़ा था t, तो यहाँ पर आपको कहना चाहिए, तो यहाँ पर इसको अपन क्या नंबर दे देते हैं 9 दे देते हैं, क्योंकि t बड़ा था c से, तो c को मैंने 8 दिया, जो 3 तो बराबर थे 8 8 दे दिए, इसको बड़ा है 9 है। तो यहाँ पर ये क्या देखिए 8 छोटा है 9 से, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, मतलब 8 छोटा है t से। q छोटा है क्या c से, q का नंबर कितना है, और छोटा है c से, मतलब 8 से, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि 6 छोटा है 8 से। इसका मतलब क्या है 6 स्मॉलर देन 8। अब n बड़ा है क्या x से, n का मान 10 और x का मान कितना है 6, बिल्कुल सही बात है ये भी। अब बच्चों कौन सा, यही वाला आंसर हो जाए, करके देख लेते हैं। c का मान कितना है 8 और x का मान कितना है 6, तो 8 छोटा है क्या x से, नहीं 8 तो बड़ा होता है 6 से, 8 छोटा है क्या, तो मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, तो ये बात सही है कि 8 छोटा था 9 से, 6 छोटा था 8 से, 10 बड़ा था 6 से, लेकिन 8 6 से छोटा नहीं है, 8 6 से क्या होता है बड़ा। तो अपना आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो अपने मन से नंबर दीजिए, 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने में ही आप उसको उड़ा देंगे प्रश्न को। अगला देखिए, a प्लस बी का पुत्र है। जब भी ऐसे दिए हो a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पुत्र है, इस तरह से। तो आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है इसमें, आप लाइन बना दीजिए a पुत्र और उल्टा कर दीजिए, इस साइन को क्या कर दीजिए उल्टा, मतलब पहले वाले की तरफ, और b, और यहां पर लिख दीजिए आप पुत्र, जो भी इसका से संबंध है। इसमें आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, बस आपको इतना चीज अभी फिलहाल प्रश्न को पढ़ने से पहले और करने से पहले याद रखना है। देखिए ध्यान से, तो k, अब आपको साइन किसका दे रहा है, डिवाइड का, तो डिवाइड का अर्थ है क्या भाई, तो k q का भाई है, तो इस तरीके से, और आप क्या लग देंगे भाई। तो ये चित्र क्या, ये तीर का साइन क्या बता रहा, उल्टा कर देना है, प्लस, मतलब जो पहला वाला है a b का, मतलब a प्लस b है, तो आपको बस साइन ऐसा उल्टा बना देना है,
ए माइनस बी है तो मतलब ए बस साइन पहले वाले की तरफ ही आएगा जी तीर का। इसका मतलब कैसे समझते हैं, तो भाई है कौन, क्यू के का भाई है कि के क्यू का भाई है, तो ये तीर का निशान भाई किसको बता रहा है, के को, मतलब के है क्यू का भाई, सीधा सीधा हिसाब है। अब आपको कुछ सोचना नहीं है, हर एक प्रश्न में आपको आ जाए तो आंख बंद करके इस तरीके से चित्र बना ले। अब गुणा का मतलब क्या कह रहा है, पत्नी है, तो ये ऐसा बना दिया और क्या लिख दिया पत्नी। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि क्यू पत्नी है, किसकी है, एम की पत्नी है। उसके बाद प्लस का साइन है, बी का पुत्र है, तो ये बी का पुत्र है, सॉरी एम आर का पुत्र है। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर पुत्र है, और मल्टीप्लाई में पत्नी है, मतलब डी की ये पत्नी। इस तरीके से आप बनाते चले, डी प्लस पुत्र है एच का, और माइनस का मतलब क्या, पति है, तो ये हो गया पति। अब पूछ रहा है आपसे एल का एम से क्या संबंध है, हाउ एल इज रिलेटेड टू एम, मतलब एल बताना है कि एल कौन है। यदि पूछता है एम का एल से क्या मतलब, तो एम को बताना होता है, जिसका पूछे उसी पे आंसर आएगा। मतलब एल का बताना कि एल कौन है, एम का। तो देखते हैं एल, तो एक लड़की हो गई एल, उसका पति कौन है एच, उसका पुत्र कौन है डी। तो आपको एल एम तक जाना है, इधर वाला का छोड़ ही दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कहां तक जाना है, एल। तो देखिए एल का पति कौन है एच, उसका बेटा है, मतलब ये पिताजी हो गया, ये उनका पुत्र हो गया। और जो पुत्र का कौन हो गया, ये पुत्र की ये कौन हो गई, पत्नी, और पत्नी का भी पुत्र है, मतलब ये तो हो गए मेल कोई व्यक्ति, पिताजी का पुत्र, उनकी पत्नी, और उनका जो कौन हो गए, उनके एच एम के कौन हो गए, दादाजी हो गए। साफ साफ समझ में आ रहा है। और एच किसके पति हैं, एल के, तो एल कौन हो गई, इनकी दादी, इनकी पत्नी हो गई, तो इस एम की कौन हो गई है, दादी हो गई। तो दादी क्या हो जाएगा इसका आंसर। आपको कुछ नहीं करना, वो सीधे सीधे लिखते चलना है, और डायरेक्ट रिलेशन आप तो दोनों समझ जाएंगे। किसी को मान लीजिए, इनको पापा मान लीजिए, तो पापा के जो पुत्र हो गए, पुत्र की ये पत्नी हो गई, और पत्नी, पुत्र की पत्नी, मतलब मेरे पुत्र की जो पत्नी होगी उसका बेटा, तो मैं उसका दादा हुआ, और दादा एल का पति है, तो ये उनकी दादी हो गई। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगला है 6764 की धनराशि। ये भी मैंने बेसिक में बता रखा था कि राशि कितने PQRS में बांटी जाती है, 4 लोगों में। तो आप मान लेते हैं कि 8x हो गया, 6x हो गया, 3x हो गया और 2x हो गया। ये PQRS में बांटी जाती है 4 लोगों में। तो अब सबको जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, 15, 16, 17, 18, 19x। 19x बराबर कितने, टोटल धनराशि कितनी हो गई, 19x। तो यहां से x का मान निकल आएगा। आप देखें 19 से कम 19, 19 दिया 57, ठीक है ना, और 10 आ जाएगा, फिर 106 हो गया। तो 19 दुनिया, तो 95, 5 बार 95 आ गया, और फिर बचेगा 11, तो कितना हो गया, तो 356 बार ये कट गया आपका। अब क्या पूछ रहा है, पी और आर को मिलाकर कुल धनराशि कितनी है, पी और आर को मिलाकर, तो कितना हो गया टोटल ये 11x, और 11 का गुणा आपने किसमें कर दिया, 356 में। तो यूनिट डिजिट तो कितनी आएगी इसकी, आपको पता ही है 6 आनी चाहिए, क्योंकि 6 से 1 से गुणा होगा, गुणा क्या रहेंगे अपन 11 में, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। लेकिन इसमें एक तरह समस्या है, तो 2 ऑप्शन तो उसमें रूल आउट ही हो गए। कई बार क्या होता है, एक ही यूनिट डिजिट वाला दिया रहता है, तो आपको डायरेक्ट 6 उसका टिक कर देना। जैसे कि आपको दिया होता 4828 गुणा 25, और आपको ऑप्शन दिए होते 54516, और इस तरीके को एक यूनिट डिजिट दी होती है आपको 0, बाद बाकी एक यूनिट डिजिट 8 एक साथ, तो आपका ये आंसर हो जाता है। क्यों, क्योंकि यदि आप इसका गुणा करेंगे 48 और 28 का 25, तो 8 का 5 में गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 40, 8 5 40, तो यूनिट डिजिट तो 4th आंसर। लेकिन इसमें क्या किया हुआ है कि 2 ऑप्शन दिए हुए, तो दोनों में से एक सही है, तो आप उसका गुणा कर सकते हैं 356, और फिर गुणा करेंगे आप 6 11 3916 विल बी द राइट आंसर। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कब समझ में आता है, जब आपको बिल्कुल एंड टाइम बचा हो और आपके पास गुणा करने के लिए शक्ति ना हो आपकी, तो आप तुरंत देख लेंगे यूनिट डिजिट मतलब यही आंसर हुआ, और उसको कर करके आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बेस्ट रहता है ये। इस तरीके से आप यदि पढ़ाई करेंगे तो आप रीजनिंग को उड़ा देंगे अच्छे से। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यू मस्ट स्टडी को 531 लिखा जाता है। यू मस्ट स्टडी, इसको कैसे तेजी से सॉल्व किया जाए। यू मस्ट स्टडी को लिखा जाता है 531,
ही मस्ट वर्क को कितना लिखा जाता है 718। अब देखिए इन दोनों में सबसे पहले आपको स्क्रीन पे ही देख लेना कि इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है। इसमें क्या है मस्ट, और इन दोनों में कॉमन क्या है एक। इसमें क्या है मस्ट, इसमें क्या है, तो मस्ट का आप तुरंत आंसर दे कि मस्ट का मान तो एक है, करते चले आप। तो अब अगला वर्क एक वर्शिप, वर्क इज वर्शिप का नंबर क्या कह रहा है वो, वर्क इज वर्शिप का 894। अब इन दोनों में कॉमन शब्द क्या है वर्क, देखिए ही नहीं है, मस्ट नहीं है, इज नहीं है, वर्कशिप नहीं है, वर्क है। और वर्क इन दोनों में कॉमन क्या है 8, तो वर्क का कितना हो गया 8 हो गया, सीधा सीधा हिसाब। और वर्क इज फाइन, वर्क इज फाइन का कितना है 864। अब इन दोनों वर्क का तो हो चुका है 8, मतलब 8 तो नहीं होगा। अब दूसरा कौन सा कॉमन है एज, तो एज का क्या हो जाएगा, देखिए कौन दोनों में 8 के अलावा दोनों में कौन सा कॉमन है 4, तो एज का नंबर क्या हो गया 4 हो गया। तो कौन सा सही नहीं है, देखिए ऑप्शन विच वन इज नॉट करेक्ट, एज का नंबर 4 है तो ये बात ये तो सही है। अपन को क्या निकालना है कौन सा सही नहीं है। फाइन का मतलब क्या है 6, और हमको देखना है कि फाइन का मतलब कैसे निकलेगा। तो वर्क का तो हमें पता चल गया 8 है, और एज का कितना है 4 है, तो फाइन का कितना बचा 6, तो फाइन का तो 6 है, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। मस्ट का 1 है, ये ऑप्शन भी सही है। ही का 8 है क्या, ही का 8 नहीं है, किसका 8 है वर्क। आपको ही का निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको पता है कि वर्क का 8 है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपको एग्जाम देखा स्क्रीन पर दिखाई दिए तुरंत नंबर नोट करिए और तुरंत लगा के आगे बढ़िए। तो यही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है। आप इस तरीके से क्वेश्चन को अभी से जब भी प्रैक्टिस सेट लगाएं तो इस तरीके से अप्रोच लगाने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है मॉडर्न को क्या लिखा जाता है 46811095 मॉडर्न को लिखा जाता है। ट्रैक्ट को क्या लिखा जाता है 29262। तो आपसे पूछ रहा है कि बेल्जियम को क्या लिखा जाएगा। मैंने ट्रिक बताई थी सबसे पहले, तो हमको आपके नंबर याद होना चाहिए। एम का क्या होता है 13, ओ का क्या होता है 15, एन का क्या होता है 14 और पी का 16 होता है, क्यू का 17, आर का 18, डब्ल्यू का 23 होता है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब आप देखिए एम का क्या होता है 13, लेकिन ये 4 लिखा हुआ है, तो मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा यार एम का 13 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, कहीं उल्टा तो नहीं है। तो एन का 14, लेकिन 14 तो नहीं दिख रहा, एम का 13 तो 13 तो नहीं दिख रहा। ठीक है क्या करूं, एम का 13 होता तो 1 और 3 को जोड़ दूं तो 4 आ जाएगा क्या, हाँ लिंक तो कुछ बने, तो तुरंत करना शुरू करें। एम का क्या होता है 13, तो 13 को जोड़ करके क्या लिखा गया 3 और 1 को जोड़ करके 4। ओ का क्या होता है 15, तो 5 और 1 को जोड़ करके क्या लिखा गया है 6। डी का क्या होता है 4, लेकिन लिखा क्या गया है 8। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, चलो देखते हैं कुछ ना की क्या होगा। ई का क्या होता है 5, लेकिन 5 को क्या लिखा गया है 10। ठीक है। इसका क्या होता है आर का क्या होता है 18, तो 8 और 1 को जोड़ करके 9, और एन का क्या होता है 14, 4 1 को जोड़ करके 5। ठीक है लिंक तो बन रही है, मतलब ये बीच में दोगुने कैसे कर दी इस बात पे ध्यान देना है। ये 20, तो 20 और 2 0 को जो 2 सही है। आर 18 तो 9 बिल्कुल सही है। फिर 1 का क्या होता है 1, सी का कितना होता है 3, और 1 मिनट 29262 है ये एक नंबर। तो ए का दोगुना कर दिया, सी का दोगुना कर दिया, 3 2 नीचे, और टी का क्या होता है 20, तो इन दोनों के अंकों को जोड़ करके, मतलब ये कर रहा है वो कि जिसमें 2 अंक है उनको तो जोड़ रहा है, और जिसमें सिंगल है उनका दोगुना कर रहा है। आंसर आ गया, समझ गए। जिनमें दो अंक थे, एम का 13 तो तीनों को जोड़ दिया, लेकिन डी का अकेला 4 था। डी का अंक क्या होता है 4, तो 4 को क्या कर दिया 8। ई कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट 5 नंबर, तो 5 सिंगल डिजिट है तो उसको दोगुना कर दिया। मतलब जिनमें 2 डिजिट है उनको तो जोड़ रहा है, लेकिन जो सिंगल है उनको क्या कर रहा है दोगुना कर रहा है। तो ऐसे इसमें करेंगे। बी का कितना 2 5, एल का 12 7 9, यू का 21 और एम का 13, मतलब इसका दोगुना 4, इसका दोगुना 10, क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट है। 2 का दोगुना 4, लेकिन इसको जोड़ेंगे, इसको दोगुना नहीं करेंगे। तो 2 और 1 कितना आ रहा है 3। जी सिंगल डिजिट है तो 14, ये सिंगल डिजिट है तो 18, ये डबल है तो उसका 3, और इसका क्या हो गया 4। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, सीधा सीधा आंसर आ गया इसका सेकंड वाला ऑप्शन है, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरी आपको टिप अच्छे से बता दी मैंने कैसे किया गया, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका बताया है मैंने करने का। तो इस तरीके से ये आपकी प्रथम 10 प्रश्नों की सीरीज समाप्त हुई।
इसके बाद हम अगली ऐसी बहुत सारी ट्रिक सीखेंगे और तुरंत तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।